नमस्कार, मैं हूँ राजीव तिवारी। आप देख रहे हैं फ्रीलांसर बाबा। आज हमारे साथ खास मेहमान है संजय तिवारी जी, जाने माने वरिष्ठ पत्रकार, मूलतः गोरखपुर के रहने वाले हैं और जिस जमाने में मैं गोरखपुर में काम करता था तो काफ़ी इनका स्नेह भी रहा था हमारे ऊपर। आज संजोग से मुझे यहाँ मिल गए प्रेस रूम में, तो हमने कहा कि एक पॉडकास्ट हो जाए छोड़ दो। संजय भैया, बहुत बहुत स्वागत है आपका। किया जा रहा है कि नक्सलवादी आंदोलन समाप्त हो गया, लगभग समाप्त हो गया या ऑलमोस्ट खत्म? नक्सलवाद खत्म हो गया। हाँ, देश से नक्सलवाद खत्म हो गया। क्या इसके पीछे मानेंगे जो इतना लंबा गैप रहा, क्या ये खाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद हुआ या इसकी शुरुआत एक जमाने से हो गई थी, धीरे धीरे करते हुए जब इस मुकाम पे पहुंचे? देखिए राजीव जी, ये बड़ा मतलब ऐसा प्रश्न है कि जिस पर बहुत कम समय में कुछ बताना बड़ा कठिन है, लेकिन अगर शॉर्ट में समझने की कोशिश की जाए तो 25 मई 1967 को इसकी शुरुआत एक किसान आंदोलन के रूप में हुई थी। नक्सलवाड़ी से किसान आंदोलन के रूप में एक शुरुआत हुई और उस किसान आंदोलन को भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का समर्थन प्राप्त था और वो आंदोलन इतना व्यापक हुआ कि वो वैसे तो वो आंदोलन कुछ दिनों में समाप्त हो गया, जो रैली थी या जो बाकी चीजें थी, लेकिन 2 साल बाद उस आंदोलन का इम्पैक्ट ये आया कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से एक धड़ा अलग हुआ जो 1969 में, और उसने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी लेनिनवादी नाम से एक अलग संगठन, माले बोला जाता है, माले, भाकपा माले जिसको कहते हैं। तो भारत में कम्युनिस्ट आंदोलन के साथ ये किसान आंदोलन आया और इस किसान आंदोलन को नक्सलवाड़ी में चूंकि ये हुआ तो नक्सलवाड़ी का आंदोलन भी कहा जाता है। नक्सलवाड़ी का आंदोलन। और नक्सलवाड़ी का ये आंदोलन बंगाल से शुरू हुआ। बंगाल से, और नक्सलवाड़ी का ये आंदोलन इतना व्यापक हुआ कि देखते देखते पूरे देश में ही नहीं, मतलब नक्सलवाड़ी को लेकर के एक टर्म चला बहुत दिनों तक बौद्धिकों में, भारत के बौद्धिकों में, दुनिया के बौद्धिकों में भी टर्म चला। दुनिया भर में इस पर रिसर्चेज भी हुए, लेख भी छापे गए, विदेशी मीडिया भी नक्सलवाड़ी क्षेत्र से लेकर के और इस पूरे आंदोलन के साथ जुड़ा रहा और मतलब इतने बड़े बड़े लोग भी जुड़े रहे इसमें कि नक्सलवाड़ी मूवमेंट, नक्सलवाड़ी आंदोलन को सीधे सीधे एक रेड कारपेट एरिया में कन्वर्ट किया गया। वो रेड कारपेट जोन कहा जाता था भारत का, जो शुरू होता था बंगाल से, हमारे चिकन नेक से, और वो जाता था केरल तक। उसमें उड़ीसा भी था, उसमें उत्तर प्रदेश के भी 3 जिले थे, उसमें बिहार के जिले थे, झारखंड के जिले थे, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के कुछ हिस्सा, तो महाराष्ट्र, और ये चलते चलते पूरा एक बेल्ट बना और जिसको रेड कारपेट जोन सीधे सीधे कहा जाता था। और वो देश में इतना व्यापक हुआ कि वो भारत की पूरी लोकतांत्रिक व्यवस्था में एक पैरेलल गवर्नमेंट चलाने लगे थे। पैरेलल गवर्नमेंट चलाते थे। जैसे वो मान लिया जाता था कि जिन क्षेत्रों में ये आंदोलन चल रहा है उस क्षेत्रों में आंदोलन के जो नेता हैं उनमें और तत्कालीन जो राजनीतिक दल होते थे, चाहे वो क्षेत्रीय हो चाहे राष्ट्रीय हो, उन सारे राजनीतिक दलों से उनके संपर्क भी होते थे। लेकिन उन संपर्कों का लाभ उस आंदोलन के से जुड़े हुए लोगों को कैसे मिलता था, ये बड़ी मतलब इसकी सघन व्याख्या की जाएगी तो बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन एक लाइन में कहा जा सकता है कि जिन लोगों ने भी इन क्षेत्रों में शासन किया, सबने इन आंदोलनकारियों को कहीं ना कहीं से या तो पुष्पित पल्लवित किया या उनका लाभ लिया। इसमें सबसे जो बड़ी बात है वो बड़ी बात यह है कि इस आंदोलन का जो दुष्परिणाम आया कि शुरुआत हुई कि किसानों का आंदोलन है, गरीबों का आंदोलन है, आदिवासियों का आंदोलन है, हमें इनको अधिकार दिलाना है, हथियार उठाएंगे, इनको अधिकार दिलाना है। बाद में ये बदल गया वसूली के रूप में, हिंसक हो गया पूरी तौर पर। सरकारी मशीनरी तक से ये लोग वसूली करते। सरकारी मशीनरी क्या, आप दंतेवाड़ा से लेके बस्तर, दंतेवाड़ा या जो उड़ीसा का एरिया है, महाराष्ट्र का एरिया है, केरल का एरिया है, ये बंगाल का जो सिलीगुड़ी वाला नेक है, ये सारी जगहों पे जितने भी सरकारी हमारे अफसर IAS PCS पोस्ट होते थे, वो पोस्ट होते ही उनको पहले व्यवस्था बनानी पड़ती थी कि आंदोलनकारियों को हम कहाँ से रेवेन्यू देंगे।
हाँ, रेवेन्यू मतलब उनको कोई रिश्वत भी कैसे, ठेका बगैर उनके कमीशन के नहीं बिना होता उनके कमीशन के ठेके नहीं होते थे, बिना उनके कमीशन के कोई फैक्ट्री नहीं लग सकती थी, बिना उनके कमीशन के सड़क नहीं बन सकती थी, बिना उनके कमीशन के अस्पताल नहीं बन सकता था। तो एक आंदोलन अब जिन लोगों ने भी शुरू किया, उन्होंने तो शुरू किया ये कहते हुए कि हम किसानों के, गरीबों के, आदिवासियों के उत्थान के लिए कर रहे हैं, लेकिन इसको एक ऐसा स्वरूप दे दिया गया और इसमें जो हिंसा इन्वॉल्व हुई, उस हिंसा ने भारत को बहुत लहूलुहान किया। अब मुझे याद है छत्तीसगढ़ का वो केस जिसमें कांग्रेस के बड़े नेता विद्याचरण शुक्ला जी 80 के आसपास लोग मारे गए थे, 85-86 लोग मारे गए थे जी। पूरा जो है ये तो अभी हाल की घटना शुक्ला जी का पूरा कुनबा, ये अभी हाल की घटना है। देश की बहुत बड़ी घटनाओं में से एक है। नक्सलवादी मूवमेंट में जितनी भी ऐसी घटनाएं हुई हैं, चूंकि वो बारूदी सुरंग बिछाते थे, तो बारूदी सुरंग से जब भी कोई सुरक्षा बलों की या यात्रियों की बस गुजरती थी तो पूरी की पूरी बस उसमें ब्लास्ट करती थी। तो एक साथ 40, 50, 60, 100, 150, 200, कई बार 250 तक लोग मरे हैं इस हिस्सा में। यहाँ सबसे जो खराब बात थी, वो खराब बात ये थी कि आखिर इन हिंसक आंदोलनकारी लोगों के पास इतने भारी मात्रा में हथियार, कैसे आते गोला थे, कहाँ बारूद से आते थे, और ये सारी की सारी चीजें कौन मुहैया कराता था। सही बात। तो ये यहां से अब जब आप नजर डालेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि 1967 पहला आंदोलन, 69 जब भाकपा माले बनती है, उसके बाद से लेके लगभग अभी तक कहीं ना कहीं ऐसा होता रहा है कि कोई ना कोई ऐसी राजनीतिक शक्ति रही है, ऐसा कोई रणनीति रही है कि जिसमें इन तक हथियार पहुंचाने, पैसे पहुंचाने या बाकी चीजों के लिए सरकारी मशीनरी भी इन्वॉल्व होती रही होगी। बिना उसके ये चल नहीं सकते थे। सही बात है। दूसरी बात ये कि देश की आंतरिक सुरक्षा में जितना बड़ा खतरा सांप्रदायिक हिंसा का हो सकता है, जितना बड़ा खतरा अपराधियों का हो सकता है, जितना बड़ा खतरा चोर, डाकू, उचक्कू का हो सकता है, उससे भी बहुत बड़ा खतरा नक्सलवादी आंदोलन को लेकर था। कहने के लिए आंदोलन था, लेकिन ये आंदोलन कहीं से भी इसके समाप्ति की शुरुआत कहाँ से हुई? मेरे ख्याल से कांग्रेस ने इसके उन्मूलन की शुरुआत कर दी। देखिए, ये हम बता रहे हैं, ये छत्तीसगढ़ में और उड़ीसा में, बंगाल में तो ये समापन की कोई गुंजाइश ही नहीं थी, क्योंकि बंगाल में कभी कांग्रेस ने शासन नहीं किया, वहां पे या तो वामपंथी दलों का शासन था। केंद्र से शुरू हुआ, बता रहे हैं। पहली बार इस पर थोड़ी सी दृष्टि डाली थी राजीव गांधी ने, नक्सलवादी मूवमेंट पर थोड़ी सी दृष्टि राजीव गांधी की पड़ी थी, लेकिन बहुत शॉर्ट टर्म था, बहुत छोटा कार्यकाल था, और वो राजनीतिक रूप से उस समय अपरिपक्व थे और उनको इसका बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पता नहीं था, वो भारत के कोने कोने से परिचित नहीं थे। तो कांग्रेस ने ठीक है प्रयास किया, लेकिन जो क्षेत्रीय दल उभर के आ रहे थे इन जगहों पर, उन क्षेत्रीय दलों का प्रभुत्व इतना ज्यादा था कि उसमें केंद्र में शासन करने वाली पार्टी कभी भी क्षेत्रीय दलों को दबा नहीं पाई, और क्षेत्रीय दल हमेशा नक्सलवादी मूवमेंट से जुड़े हुए लोगों को आपको याद होगा साथ लेकर उनसे वो सरकारें बना लेते थे। में जब राजीव गांधी की यानी कांग्रेस की सरकार केंद्र से हटी है, उसका एक लंबा दौर चला अल्पमत की केंद्र की सरकारों का, बता तो रहे। और जो केंद्र में अस्थिर सरकारों का दौर चला है राजीव जी के बाद, अब 91 से 95 तक का दौर तो बिल्कुल अलग प्रकार का था, क्योंकि 92 में अयोध्या में बाबरी मस्जिद का सफाया हुआ, राम जन्मभूमि आंदोलन आ गया, आरक्षण आंदोलन आ गया, दो बड़े मूवमेंट चल रहे थे। तो उसमें नक्सलवादी आंदोलन कहीं ना कहीं थोड़ा किनारे गया, उसकी तरफ लोगों का ध्यान नहीं गया और उसका लाभ क्षेत्रीय दल उठाए। तो क्या इसको ऐसा माना जाए कि नक्सलवादी आंदोलन और ये दक्षिणपंथी आंदोलन जो है कहीं न कहीं एक दूसरे को जो है, मतलब मैं ये नहीं कह सकता कि सपोर्ट कर रहे हो, लेकिन एक दूसरे के कर रहे थे, पूरक बनते नजर आए। सपोर्ट नहीं कर रहे थे। जब दक्षिण पंथ का आंदोलन, राम मंदिर आंदोलन बाहर पे आया तो वो दब गया। नहीं, ऐसा हुआ कि जो दक्षिणपंथी आंदोलन जिसकी आप बात कर रहे हैं, राम मंदिर आंदोलन, राम मंदिर आंदोलन भी उपजा आरक्षण मंडल विरोध में। ठीक है, सरकार गिरी, रथ यात्राएं चली, बाबरी ढांचा ध्वस्त हुआ, और राम मंदिर का एक आंदोलन तेज हुआ, बहुत तेज हुआ। तो राम आस्था का विषय हो गए, तो आस्था से देश जुड़ा, उसमें किसी राजनीतिक दल का योगदान नहीं। वो भाग्य है कि वो राजनीतिक दल जो आस्था के साथ खड़ा था उसको उसका लाभ मिला, ठीक है, लेकिन वो था आस्था का प्रश्न। तो आस्था के सवाल पर देश यहां आ गया,
हो सकता है नक्सलवादी भी वहां सपोर्ट करते हो, हम कह नहीं सकते। लेकिन नक्सलवादी मूवमेंट को लेकर के जो काम होना चाहिए था वो काम इसलिए नहीं हो पाया कि जो सन 2000 का दशक जिसको माने 90 से 2000 तक का और 2000 से 2010 तक का दशक, इन 2 दशकों में तो नक्सलवाद की तरफ किसी का ध्यान ही नहीं गया। नहीं, मुझे अच्छी तरह याद आ रहा है कि मनमोहन सिंह जी ने एक बार कहा था कि हम नक्सलवाद को लगभग खत्म करने के कगार पे पहुंच गए। उन्होंने एक बहुत अच्छा पैकेज की घोषणा की थी, मैं बता रहा हूँ। और उसके बाद फिर उनकी सरकार रही नहीं। मैं बता रहा हूँ, उन्होंने पैकेज की घोषणा की अपने दूसरे टर्म में, और दूसरे टर्म में उन्होंने एक प्लान बनाया कि नक्सलवादियों से कैसे निपटा जाए जी। लेकिन उस पे जो गहन काम हो सकता था वो नहीं हो पाया। मोदी जी की सरकार आती है 2014 में, इन्होंने उनके काम को आगे बढ़ाया। नहीं, इसमें इसलिए भी आया, देखिए मोदी जी की सरकार आने के बाद कुछ चीजें एजेंडे पर थी। उन एजेंडों में राम मंदिर भी था, उन एजेंडों में धारा 370 भी थी। उस एजेंडे में एक बहुत बड़ी बात उस समय के हमारे सीडीएस बिपिन रावत जी ने कही थी कि भारत को अपने दुश्मनों से 2.5 मोर्चों पर लड़ना पड़ता या लड़ना पड़ेगा। मतलब बाहर के जो दुश्मन होंगे वो 2 मोर्चे पे हो सकते हैं, लेकिन आधा मोर्चा देश के भीतर है। तो इसका मतलब कि ये इम्पैक्ट उभर के आया भारत सरकार में कि हमको भीतर जो हमारी सामाजिक दुश्मनी वाली एक जो चेतना उसको कहेंगे कि किसी भी भाव में वो अगर सचेतन है तो उसको पहले हमें अपने लोगों के बीच से खत्म करना पड़ेगा कि भाई आपस में आप मत लड़िए, आपस में हिंसक मत होइए, आप अपने सुरक्षा बलों को असुरक्षित मत। मैं ये जानना चाहता था कि जो मनमोहन सिंह जी ने जो इसके उन्मूलन की शुरुआत की थी, क्या भाजपा उसको आगे बढ़ा पाई, मोदी सरकार उसको आगे बढ़ा पाई? आज किस दावे से अमित शाह जी कह सकते हैं कि हाँ नक्सलवादी आंदोलन को लगभग खत्म कर दिया? देखिए, मनमोहन सिंह जी ने इसको अपना एक एजेंडा तो घोषित किया था, लेकिन उस पर काम उनकी राजनीतिक मजबूरियों के कारण नहीं हो पाया। उसकी वजह ये थी कि कांग्रेस जिन सपोर्टर्स के साथ चल रही थी वे सपोर्टर्स नक्सलवादियों के साथ जुड़े हुए थे, और कांग्रेस की जो राज्यों में सरकारें थी या बाकी जो उनका गठबंधन था उसमें नक्सलवाद से जुड़े हुए जो क्षेत्रीय दल थे वो कांग्रेस के साथ थे। तो मनमोहन सिंह चाहकर भी उस पर बहुत एक्शन नहीं ले सकते। तो आप क्या कहना चाहते हैं? आप वामपंथी दलों की बात कर रहे हैं? वामपंथी दल थे, खुल के बात इसको कही जा सकती है। खुल के बात तो आप ये भी कह सकते हैं कि वामपंथी दलों का सपोर्ट जो है भाजपा ने भी लिया। नहीं, वो सरकार चलाने के लिए नहीं, मोदी सरकार चलाने के लिए नहीं। मोदी सरकार तो बहुमत में आई ही 14 में। मैं वही बात जब सरकार चली तो वामपंथियों को समर्थन था कि नहीं था? हम कहाँ कह रहे हैं कि अटल जी की सरकार में नक्सलवाद पे कोई काम हुआ? कांग्रेस नहीं थोड़ी ना समर्थन लिया। मैं वही बात कह रहा हूँ आपसे कि 2 दशक तक इस देश में जो खिचड़ी सरकारों का दौर चला, गठबंधन सरकारों का दौर चला, तो गठबंधन आप जिससे भी करेंगे उसके हितों की अनदेखी नहीं कर पाएंगे, उसकी बात भी माननी पड़ेगी। तो कुछ मुद्दे गठबंधन में छोड़ने पड़ते हैं। जैसे भाजपा अगर किसी दल के साथ मिली तो भाजपा ने अपना राम मंदिर का मुद्दा, 370 का मुद्दा किनारे किया। वो एक समेकित कार्य योजना पर काम होता है तो गठबंधन की सरकार बनती है। पहली बार भारत में नरेंद्र मोदी जी की सरकार 2014 में ऐसी बनती है जो पूर्ण बहुमत की सरकार थी। तो जब पूर्ण बहुमत की सरकार आएगी तो अपने आप सारे एजेंडे पे काम करेंगे। तो सारे एजेंडे में जो अगर आप 370 पे काम कर रहे थे, राम मंदिर पे काम कर रहे थे, तो नक्सलवाद पे भी आपने काम शुरू किया। उसमें भी तेजी तब आई है जब गृह मंत्री के रूप में अमित शाह जी ने कार्यभार ग्रहण किया, और अमित शाह जी ने बाय डे 1 इस बात को कह दिया कि हमको भारत को नक्सलवादी आंदोलन से मुक्त करना है, नक्सल मुक्त भारत बनाना है। ये अलग बात है कि जब भी चाहे 370 हटाने की बात होती है, अमित शाह जी के टारगेट पे तो कांग्रेस मुक्त भारत भी है। नहीं, कांग्रेस मुक्त उन्होंने कभी नहीं कहा है। कई बार मोदी जी ने बातों में कहा, मोदी जी ने कांग्रेस मुक्त भारत, मोदी जी अमित शाह अलग है क्या? नहीं, अलग हो नहीं हो वो पार्टी और विचारधारा की बात हो सकती है, लेकिन जहां तक मैं अमित शाह जी को जान रहा हूं, अमित शाह जी ने, देखिए सबसे जो बड़ी बात आपके गृह मंत्री में है वो ये है कि वो चाहे सड़क पे बोल रहे हो, चाहे किसी जनसभा में बोल रहे हो, चाहे पार्लियामेंट में बोल रहे हो, अमित शाह जी हमेशा तथ्यों पर बात करते हैं, आंकड़े लेकर बात करते हैं और संवैधानिक मर्यादा में बात करते हैं। ऐसा नहीं है कि कुछ भी बक जाते हैं। राजनीतिक भाषण के दौरान बहुत सी बातें निकल जाती हैं, लेकिन अमित शाह जी इतने सतर्क राजनीतिज्ञ हैं कि कभी भी उनके मुंह से आप कोई और बात निकलवा ही नहीं पाएंगे।
आप ढेर सारे चैनलों के शिखर सम्मेलनों को देख लीजिए, एंकर कोशिश करता है कि उनके मुंह से कुछ निकलवा लें, देखिए नहीं निकलवा ये तो भाजपा के नेताओं में शुरू से ही रहा है कि वो जिस बात का जवाब देना चाहेंगे वही देते हैं, देखिए, बाकी अवॉइड कर देते हैं। अटल जी में खूबसूरती थी, बाबा, जो शब्दों के जरिए अवॉइड कर देते थे। बाबा, और इन दो नेताओं में एक ये खूबसूरती हाँ, नहीं है, वो सीधे ठेठ बोल देते हैं। बाबा सबसे ये बड़ी सवाल नहीं पूछिए हमसे। सबसे बड़ी बात यह है कि राजनीतिक ये जो मजा हुआ होगा, पहली बात कि वो एक एक सूचना से वाकिफ होता है, वो चाहे देश के भीतर की सूचना चाहे बाहर की सूचना, पहली बात। दूसरी बात, जो केंद्रीय स्तर पर नेतृत्व करने वाले लोग होते हैं उनके पास सूचनाओं का इतना अपरिमित भंडार होता है कि उतना हमारे आप को नहीं होगा। सरकार मतलब एक सिस्टम में सब, और उससे भी सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि भाई देश की आंतरिक सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है? गृह मंत्री की है ना। तो एक गृह मंत्री के रूप में अमित शाह के इस कार्यकाल को अगर आप देखें तो इन कार्यकालों में भाई ये देश में होता था कि 370 जिस दिन कश्मीर से हटेगा खून की नदी बह जाएगी। ये सच है कि उन्होंने एक बूंद खून नहीं बहने दिया। यहां तक कि 370 हटने के बाद कश्मीर में चुनाव हुए, लोकतांत्रिक तरीके से हुए, वो उनकी नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार बनी, कहीं कोई बात नहीं है। ये बात अलग है कि लद्दाख में इसमें जो है लोकतंत्र का हनन हो रहा है, सोनम वांगचुक की जो है, देखिए वो लोकतंत्र का हनन है कि क्या है वो अलग की चीज है। हम राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रश्नों पर बहुत सी बातें हम नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमें नहीं पता है कि कौन सा स्टेप गवर्नमेंट क्यों उठा रही है। कई बार आंतरिक सुरक्षा या बाह्य सुरक्षा को लेकर के ऐसे कदम सरकारों को उठाने पड़ते हैं जो सामान्य जनता नहीं जान सकती। हम एक जर्नलिस्ट हैं तो हमको इतना तो समझ होनी चाहिए। इस बात की शपथ भी दिलाई जाती है। बिल्कुल, पद और गोपनीयता क्या है आखिर? पद और मैं इस बात को सार्वजनिक नहीं करूंगा। पद और गोपनीयता आखिर होती क्या है? तो हम आप अगर लेकिन एक स्वस्थ लोकतंत्र में जवाबदेही सरकार की बनती है। ये देखा गया है कि वर्तमान जो केंद्र सरकार है कहीं न कहीं बाकी सब उपलब्धियों की तो ये लोग छाती पीट पीट के जो है राजनीतिक दल करता है, लेकिन नक्सलवाद खत्म हो गया। इसका कहीं चुनावी रैली वगैरह में इन्होंने कभी नहीं कहा। जैसे बंगाल में ही चुनाव हुए तो बंगाल में एक बार भी किसी नेता के मुंह से नहीं निकला कि हमने नक्सलवाद खत्म कर दिया, इस पे हमको वोट चाहिए। नहीं, वो मछली पे वोट मांगते रहे, नहीं, कलकत्ता पे वोट मांगते रहे, आपको ध्यान नहीं, बांग्लादेश के घुसपैठ पे वोट मांगते रहे। कलकत्ता की अपनी कई रैलियों में माननीय गृह मंत्री ने ये बात कही। यहाँ तक कि कलकत्ता में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी जिस दिन लोगों ने पूछा कि कितनी सीटें आप पाएंगे और क्या, उन्होंने बताया कि मैंने देश को नक्सल से मुक्त कर दिया। उन्होंने इस बात को कहा। आप वो समय देखिए ना कि 30 मार्च को वो संसद में घोषणा करते हैं और लगभग उसी समय कलकत्ता समेत 5 राज्यों के चुनाव की घोषणा होती है। तो देश पूरा चला गया चुनावी मोड में। अब इतनी बड़ी घोषणा, उस तरह की चर्चा नहीं जाए कि आने वाले समय में जैसे नक्सलवाद को जो है खत्म कर दिया गया, घुसपैठ की समस्या भी खत्म हो जाएगी। अब तो बंगाल में सरकार, देखिए मैं अगर अपनी व्यक्तिगत राय बताऊं आपको तो मुझे, चूंकि मैं थोड़ा सा एनालाइज करता हूं कई चीजों को, और अपनी एनालिसिस में मैंने ये पाया है कि भारत के वर्तमान गृह मंत्री सामान्य राजनीतिज्ञों से थोड़ा अलग सोचते हैं। हमको मतलब अगर अध्ययन करें हम लोग, जो भी हमारी उम्र है और जो हमारा अनुभव है, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के बाद आप सोचिए पटेल जी के सामने कितनी बड़ी चुनौतियां थी कि देश की 562 रियासतों को एक में करना था, एक भारत का निर्माण करना था उनको। सही बात है, ठीक है। आज की तारीख में सारी रियासतें हैं, ठीक है, भारत एक है, लेकिन भारत के भीतर की जो चुनौतियां हैं, खासतौर से हिंसक चुनौतियां, वो चाहे नक्सलवादी आंदोलन रहा हो, चाहे कश्मीर में जो चल रहा था मामला वो रहा हो, ये पत्थरबाजी हो, इस तरह की जो घटना है, तो इसमें एक बात बताइए, ये मुझे समझ में नहीं आता है। एक पत्रकार होने के नाते आप तारीफ भले ही कर दें, किसी भी देश के एक समग्र विकास के लिए देश में अंदरूनी शांति बहुत जरूरी, बहुत 370 के जरिए आपने कश्मीर समस्या हल कर दी, नक्सलवाद समस्या आपने खत्म ही कर दी, फिर भी आज देश में वो विकास क्यों नहीं हो पा रहा है? जीडीपी जो है क्यों सीमित नहीं बढ़ती जा रही? क्यों हम जो है आर्थिक शक्ति के रूप में जो है 3रे से 5वें स्थान पे आ गए और बताया जा रहा है कि आने वाले कुछ समय में हम देखिए 8वें-9वें स्थान पहुंच जाएंगे। पर कैपिटा इनकम क्यों नहीं बढ़ पा रही? देखिए एक बात, क्यों आर्थिक रूप से हम परेशान होते चले जा रहे हैं? आप जर्नलिस्ट हैं और आप दुनिया की खबरें रखते हैं। विश्व इस समय किन स्थितियों से गुजर रहा है वो आपको पता है, और ऐसी स्थिति में भी भारत में बैठ के हम पॉडकास्ट कर रहे हैं, हम आराम से 3 टाइम खाना खा रहे हैं,
आराम से अभी हम तेल मिल रहा है, गैस मिल रही है, घर चल रहे हैं, हिंसा नहीं हो रही है। हाँ, ये देश में कितनी बार उकसावे की राजनीति करने की कोशिश की गई, फिर भी देश की जनता है, हमारी मल्टीलेयर सोसाइटी है, जिसने देश को कभी भी हिंसक आग में कूदने की या कुदाने की का प्रयास नहीं किया। सही बात है। तो इतने बड़े चुनौती के बाद भी अगर भारत खड़ा है, ठीक है, हम 3 पर आ गए थे, फिर हम 5 पे चले गए, तो ये ग्लोबल रेटिंग। लेकिन इसका मतलब ये नहीं हुआ कि देश पीछे चला गया। देश पीछे इसलिए नहीं गया है कि हम रक्षा के क्षेत्र में इस समय अव्वल हैं, हम ऑयल एक्सपोर्टर हैं, अव्वल हैं। हाँ, रक्षा के क्षेत्र में आप एक ऑपरेशन सिंधु। अमेरिका कहाँ है? देखिए, अमेरिका सबसे बड़ी इंडस्ट्री नहीं, मैं बता, सबसे बड़ी इंडस्ट्री रक्षा के क्षेत्र, तो हम वही मनाया था। नहीं, रक्षा का क्षेत्र का मतलब कि हमारी सामरिक शक्ति इतनी बड़ी है, सेल्फ डिफेंस। सर, हम 48 घंटे में अपने सबसे बड़े दुश्मन को जमीन पे ले आते हैं। सेल्फ डिफेंस की बात मैं कर रहा हूँ। तो हम जो कोरोना के समय एक प्रधानमंत्री ने बात कही ना, आत्मनिर्भरता। आप ईरान से आगे हैं कि नहीं? बहुत आगे हैं ईरान से हम। ईरान तो अमेरिका से लड़ गया, अमेरिका को उसने जो है क्यों लड़ने जाए? सवाल ये है कि भारत को क्या, और आपको पाकिस्तान, भारत सवाल है, पाकिस्तान को, ट्रम्प को जो है पाकिस्तान कहना पड़ा कि हमने युद्ध विराम करा दिया। अब ये आप भी उसकी सच्चाई जानते हैं, हम भी जानते हैं, उन सच्चाइयों पे मत जाइए। लेकिन 48 घंटे में पाकिस्तान को हमने घुटने पे ला दिया, और नूरखार बेस पे हमला ऐसा हमला था कि वो कहीं और लग गया, और इस नाते सारा। मेरी भी हार्दिक इच्छा यही है कि वाकई में ये बातें सच हों, पाकिस्तान घुटने के बल रहना ही देश में जो आप कह रहे हैं ना, तो देश हर चीज में आगे गया है। हम इंफ्रास्ट्रक्चर में आ गए हैं, हम इंडस्ट्री में आ गए हैं, हम ऑयल रिफाइनरी में आ गए हैं, हम एजुकेशन में आ गए हैं, हम हेल्थ में आ गए हैं, हम बीमा में। एजुकेशन की बात ना करिए। नहीं, एजुकेशन में क्यों नहीं? देश की शिक्षा व्यवस्था इतनी ज्यादा गिरी हुई है, इतनी भ्रष्ट है। नहीं, देखिए, आज दुनिया की टॉप 100 यूनिवर्सिटीज में एक भी यूनिवर्सिटी इंडिया की नहीं है। इसमें हम सरकार को क्यों दोषी माने? क्यों? सरकार शिक्षक अपॉइंट करती है, सारी उपलब्धियों को श्रेय लेने के लिए हम सरकार शिक्षक अपॉइंट करती है, और जब जो है सरकार रिसर्च फेलोज अपॉइंट करती है, सरकार सबको सुविधाएं देती है, सरकार यूनिवर्सिटी बना के दे रही है। ये हमारे टैलेंट को करना पड़ेगा, टैलेंट को करना पड़ेगा ये काम, हमारे शिक्षकों को, हमारे साइंटिस्ट को। आप ये बताइए, आप शिक्षा में कह रहे हैं खराब है, लेकिन वहीं हमारा इसरो कितना अच्छा काम कर रहा है, हमारा DRDO कितना अच्छा काम कर रहा है, हमारे सारे रिसर्च इंस्टीट्यूशन कितना अच्छा काम कर रहे हैं। इसका मतलब कि यूनिवर्सिटीज के लेवल पर या हायर एजुकेशन के सेक्टर में जो आप कहना चाह रहे हैं, उच्च शिक्षा संस्थानों में जो भ्रष्टाचार या जो नहीं हो रहा है, बिल्कुल, इवन हमारे यहाँ के कारपोरेट तक रिसर्च को फंड नहीं करते। तो ये जो चीजें आई यही तो देश से कमाते हैं, ये चीजें और यहाँ पे खर्चा नहीं करते। बिल्कुल, ये जो चीजें आई हैं, इसमें सरकार, ठीक है, सरकार ने कुछ लैग किया हो सकता है, लेकिन इसमें निश्चित तौर पर जो लोग वहां अपॉइंटेड हैं जी, जो लोग वहां से मोटी मोटी सैलरी ले रहे हैं, करना जो है सरकार का काम है। एक प्रोफेसर अगर 3 लाख 3.5 लाख रुपए सैलरी ले रहा है, तो उसका एक मूल्यांकन होना चाहिए। प्रोफेसर और वाइस चांसलर की नियुक्ति में रिश्वत चलती है कि नहीं चलती है? अब ये हम कैसे नाम मत लीजिए, नहीं, ये हम नहीं, लेकिन इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता, ठीक है। तो जब आप पैसा लेके अपॉइंटमेंट करते हैं, तो फिर आप उनसे जिम्मेदारी कैसे तय कर पाएंगे, किस मुंह से तय कर पाएंगे? देखिए, एक बात मैं बताता हूँ, भ्रष्टाचार एक ऐसी प्रक्रिया है कि जो निश्चित तौर पर राज्य सरकारों को ज्यादा जिम्मेदारी होती है। केंद्र के किसी इशू पे आपको भ्रष्टाचार नहीं दिखेगा कहीं। आप जो इतने सवाल उठा रहे हैं, अगर केंद्रीय संगठनों में जाएंगे तो आप नहीं बता सकते। देखिए, मेरा एक चैनल तो बंद करवा दिया गया है। नहीं, चैनल आपका नहीं बंद होगा, चैनल बंद होने की बात नहीं है, दूसरा बंद हो जाएगा, मैंने अभी शुरू किया है। नहीं, फिर मैं तीसरा खोल दूंगा। जो सवाल तो उठाते रहो। जो गड़बड़ियां होती हैं, उन गड़बड़ियों के लिए हम केवल सरकार को जिम्मेदार नहीं बना सकते। सामाजिक मानसिकता, सामाजिक मनोविज्ञान, समाज की मनोदशा, सबसे पहले भाई हमारी पूरी संस्कृति क्या कहती है कि हम मनुष्य बने, ईमानदार बने, समर्पित बने, परिश्रमी बने। यही तो RSS भी कहता है। नहीं, RSS कोई गलत बात तो कहता नहीं है, लेकिन RSS ने कभी राष्ट्र के खिलाफ सरकार बनाने की जिम्मेदारी दी जाती है, वोट के जरिए इस देश की पब्लिक देती है कि आप इस देश को चलावें, और जब आप चलाने में नाकाम हो जाते हैं तो कहते हैं कि जनता को इसको जो है करना चाहिए। ये देखिए, पहली बात, टैक्स दे रही है, पहली आपकी जेबें भर रही है, ठीक है, टैक्सेशन है, सारी चीजें हैं, मैं स्वीकार कर रहा हूं, लेकिन 2014 से 2026 के बीच में इतने सारे काम भी हुए हैं, इतनी सारी चीजें भी हुई हैं। अभी जिस आंदोलन से हम लोग बात शुरू कर रहे थे, उस आंदोलन में आखिर ये बताइए कि 60 साल लगभग वो आंदोलन चला है,
60 साल में उसमें 6 भी कोई अच्छे काम दिखे हो उस आंदोलन। नहीं, कोई भी हिंसक आंदोलन का मैं समर्थन नहीं करता, ना पसंद करता। तो अगर इसको हमारी सरकार ने 60 वर्षों बाद समाप्त किया देश आपकी से- सरकार तो भी 2014 में आई क्या? नहीं, हमारी मतलब हम भारतीय जनता पार्टी के नहीं है भाई। हाँ, हमारी मतलब देश की सरकार की बात मैं कर रहा हूँ, राष्ट्र की सरकार की बात कर रहा हूँ। ये एक उपलब्धि के रूप में तो माना इसको जा हम सकता है। उपलब्धि के रूप में मानेंगे। ये हमारे गृह मंत्री की भी सफलता है, प्रधानमंत्री की भी सफलता है, सरकार की भी सफलता है। और सबसे बड़ी बात कि देश के भीतर जो भी इंस्टीट्यूशन है, वो चाहे यूनिवर्सिटीज हो, चाहे हॉस्पिटल्स हो, चाहे जो भी इंस्टीट्यूशन, उन सारे इंस्टीट्यूशंस को बिल्कुल एक रिनोवेशन की दशा में जाना पड़ेगा, एकदम जाना पड़ेगा, जाना बिल्कुल चाहिए। स्वस्थ मानसिकता में जाना पड़ेगा, तब जाके फ्रूटफुल रिजल्ट आएंगे। एकदम सही ठीक बात है, वो रिजल्ट किसी एक व्यक्ति के प्रयास से नहीं आएंगे। अगर आपको अच्छा काम करने के लिए कुछ लगता है कि सरकार बाधा डाल रही, तो आप सरकार से सवाल करिए कि भाई हम अच्छा काम कर रहे हैं, आप क्यों हमको रोक रहे हैं, आप हमको सपोर्ट करिए ना। तो ये बड़ी बात है। जैसे एक मुझे याद है, काशी हिंदू विश्वविद्यालय में एक कार्यक्रम चल रहा था, किसी किताब का विमोचन था, तो गृह मंत्री जी उसमें मुख्य अतिथि थे। तो किसी ने सवाल किया कि भारत का इतिहास गलत लिख दिया गया है, ऐसे हो गया है, वैसे हो गया। तो उन्होंने बड़ा सटीक जवाब दिया, मुझे अच्छा लगा। उन्होंने कहा कि ठीक है, जब लिखा गया तो लिखा गया। आज आपको किसने रोका है कि आप सही इतिहास मत लिखिए? कौन मना कर रहा है कि कौन रोक रहा है आपको? आप कोई नया मुझे इतिहास लगता लिखिए, है के कि- साथ करिए इस काम को। लगभग 20 मिनट 25 मिनट से ज्यादा की रिकॉर्डिंग हो गई है। अरे हम लोग फिर बहुत जल्द मिलेंगे और फिर किसी नहीं, और टॉपिक चलिए, बात बहुत करेंगे। अच्छा, बहुत बढ़िया। आपने मुझे इतना समय दिया, बहुत बहुत अरे। शुक्रिया आपका। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। तो दर्शकों, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए। वीडियो पसंद आए, बातचीत पसंद आए तो इस पर कमेंट जरूर करिएगा और हो सके तो शेयर करिएगा। जल्द मिलते हैं किसी और शख्सियत के साथ।